हम लोग आगे बढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र से आगे बात करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के तहत दो प्रकार के तंत्र को शामिल किया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र। परिसंचरण तंत्र के द्वारा जीव जंतु के शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन किया जाता है, जिसके द्वारा शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा किया जाता है एवं शरीर के तापमान तथा पीएच मान को स्थिर बनाने में मदद मिलता है। हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन, एमिनो अम्ल, रक्त कोशिका, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है भाई? देखते हैं। परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से अकशेरुकीय जंतु इनवर्टेब्रेट में पाया जाता है। इसमें पदार्थों का परिसंचरण बिना हृदय की मदद से होता है। और इसके अंतर्गत मोलस्का संघ यानी घोंघा का जंतु, एनालिडा संघ यानी केचुआ का जंतु, ऑर्थोपोडा संघ यानी तिलचट्टा इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब नोट की बात क्या है? नोट करने की बात यानी वेरी इंपॉर्टेंट बात। एनालिडा संघ जो है, एनालिडा संघ के जंतु के खून का रंग लाल होता है, क्योंकि इस संघ के जंतु में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन यह हीमोग्लोबिन आरबीसी में न पाकर रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के खून का रंग लाल नहीं होकर बल्कि सफेद या उजला होता है, जिसका मुख्य कारण हीमोसिल या हीमोसाइनिन है। हीमोसिल का मुख्य घटक तांबा होता है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। अब दूसरा बात जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का करते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। यह तंत्र जो है बंद परिसंचरण तंत्र, यह तंत्र सभी विकसित कशेरुकी जंतु जैसे स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। इसमें रक्त एक दाब के साथ गति करता है। तीसरा जो है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में विभिन्न पदार्थ का परिसंचरण कभी हृदय के द्वारा होता है तो कभी बिना हृदय के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र मत्स्य वर्ग, फिशिस क्लास एवं उभयचर वर्ग, एम्फीबियन क्लास के जंतु में देखा जाता है। अब नोट करने वाली बात क्या है? जो निम्न श्रेणी का कशेरुकी जंतु एस्कोलिया डाउन के हृदय में केवल एक चैम्बर पाया जाता है। मत्स्य वर्ग के जंतु के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, उभयचर वर्ग के जंतु के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और सरीसृप वर्ग के जंतु के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अपवाद के रूप में देखना है। अपवाद मगरमच्छ एक सरीसृप है जिसके हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है, किंतु चौथा चैम्बर जो होता है वो अस्पष्ट होता है। चौथा चैम्बर अस्पष्ट होता है या पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। पक्षी वर्ग के जंतु के हृदय में 4 चैम्बर में बटा रहता है। स्तनधारी वर्ग के जंतु के हृदय 4 क्रम में बटा होता है। एनालिडा संघ के जंतु केचुआ नेरिस में 8 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के जंतु तिलचट्टा में 13 चैम्बर पाया जाता है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, धमनी, सिरा, रक्त, लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम को शामिल किया जाता है। मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट की जहां तक बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है हम लोग का हृदय यानी मनुष्य का हृदय, हम भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य का हृदय जो है एक विशेष प्रकार के पेशीय ऊतक का बना होता है जिसका आकार शंकुआकार होता है। हमारा हृदय 4 कक्ष यानी कोष्ठक चैम्बर वाला एक खोखला अंग होता है जो वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ा के बीच पाया जाता है। इसका औसत वजन 300 ग्राम का होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के हृदय का वजन कम होता है। हमारा हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसे पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन कहा जाता है, हृदय एवं पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो बाहरी आघात या चोट से हमारे हृदय की रक्षा करता है।
हमारे हृदय दो भागों में बटा रहता है, ऊपरी हिस्से को आलिंद और निचले हिस्से को नीले यानी वर्टिकल कहा जाता है। आलिंद भी दो भागों में बटा रहता है, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद और राइट ऑरिकल दायां आलिंद। नीले भी दो भागों में बटा रहता है, बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल और दायां नीले राइट वेंट्रिकल। हमारा हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके द्वारा शरीर में रक्त का पंप करवाया जाता है। हमारे हृदय में फेफड़ा के द्वारा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस सिरा यानी पुलमनरी वेन के माध्यम से सबसे पहले बायां आलिंद में आता है। और उसके बाद जो है विश्व स्पीड बॉल के द्वारा यह बायां नीले में चला जाता है। बायां नीले के बाद एरोटिक वाल्व के द्वारा महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। आलिंद ऑरिकल को एट्रियम के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा सुपेरियर वेनकेवा के द्वारा यह सबसे पहले दायां आलिंद राइट ऑरियम या ऑट्रियम में पहुंचता है। उसके बाद यह ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दायां नीले में पहुंचता है। इसके पश्चात यह जो है पुलमनरी वेल्व के द्वारा यह फुफ्फुसीय धमनी यानी पुलमनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ा में पहुंच जाता है, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। हमारे हृदय के द्वारा दोहरी परिसंचरण डबल सर्कुलेशन का काम किया जाता है, और जिसकी खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। हमारे हृदय में दो नोड पाया जाता है, एबी नोड और एसए नोड। एबी नोड यानी आलिंद घूर्णन गांठ आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड। यह नोड हमारे हृदय में आने वाली शुद्ध रक्त का गति नियंत्रण करता है। ठीक है। वही एसए नोड जो है सिनो आर्टियल नोड, इसे ही हृदय का पेसमेकर कार्डियक पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हृदय की गति को सीधे तौर पर नियंत्रित किया जाता है। ऐसे नोड में खराबी हो जाने पर कृत्रिम हृदय यानी पेसमेकर को लगाया जाता है, जिसमें बैटरी के द्वारा संचालित होने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें लिथियम आयन के द्वारा तैयार किया गया बैटरी को लगाया जाता है। हृदय की जहां तक बात करें तो हृदय का सफल सर्जरी करने वाला डॉक्टर जो है उनका नाम था डॉक्टर लेलाहल थे। हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ थे। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, इसके लिए तैयार रहिए। जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और इनके द्वारा 1967 में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था बर्नार्ड शॉ के द्वारा। हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण करने वाला भारतीय डॉक्टर का अगर नाम पूछा जाए तो डॉक्टर वेणुगोपाल थे। उन्होंने 3 अगस्त 1994 को 42 वर्षीय देवी राम का सफल प्रत्यारोपण किया था। ये सवाल एक बार पूछ चुका है। अब हम बात करते हैं सामान्य मनुष्य का हृदय जो है, सामान्य मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसे ही हृदय का धड़कन कहा जाता है। ठीक है, दिल धड़क रहा है। तो बच्चों में या वृद्ध अवस्था में हृदय का धड़कन जो है 100 से 40 बार प्रति मिनट हो जाता है। सामान्य स्थिति की तुलना में अत्यधिक खुशी या भय, डर, उत्तेजना की स्थिति में, ऊंचाई पर चढ़ने की स्थिति में या कई कठिन कार्य करने की स्थिति में हृदय की धड़कन सामान्य की तुलना में अधिक रहता है। अब नोट करने वाली बात क्या है, जो 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72 बार, एक धड़कन में कुल समय कितना लगता है भाई 0.83 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हमारा हृदय 1.2 सेकेंड धड़कता है। तो हमारे हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र जो है वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। ठीक है, या आला हिंदी होता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारे हृदय की गतिविधि को जिस तंत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जिस यंत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इसका टेस्ट डॉक्टर बहुत करवाते रहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। हमारे शरीर में नाड़ी दर
बार प्रति मिनट होता है। हृदय की धड़कन से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे अवसरय तरंग या इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है, जो हमारा कान नहीं सुन पाता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्तदाब जो है 120/80 होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी संकुचन और शीतलन होता है। ठीक है, अंश और हर जान रहे तो 120 जो है ये सिस्टोलिक है और 80 जो है ये हर है, ये डिस्टोलिक है। क्लियर बात। रक्तदाब को मापने का काम जो है स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अत्यधिक खुशी, अत्यधिक भय, उत्तेजना इत्यादि की स्थिति में सामान्य रक्तदाब की तुलना में अत्यधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर, और हमारे हृदय का धड़कन जो है लबडब के रूप में होता है। सिरा और धमनी में मुख्य अंतर क्या है भाई, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिरा और धमनी। सिरा में क्या होता है, इसके द्वारा अशुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से हृदय की ओर ले जाया जाता है। अपवाद में है पुलमनरी सिरा, पुलमनरी वेन। वहीं धमनी की बात करें तो यह शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उसे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अपवाद में रख लीजिए पल्मोनरी धमनी। सिरा में इसका जो आंतरिक व्यास अधिक होता है, जिसके कारण इसमें रक्तदाब के साथ प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण रक्त को पीछे लौटने की संभावना बनी रहती है, अतः इसमें कपाट वॉल्व पाया जाता है। वहीं धमनी का जो आंतरिक व्यास जो होता है कम होता है, अतः रक्तदाब के साथ प्रभावित होता है, और जिसके रक्त को पीछे लौटने की संभावना नहीं रहती है, अतः इसे कपाट यानी वॉल्व नहीं पाया जाता है, इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता है। अब नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, यही पुलमनरी वेन और पुलमनरी आर्टरी की बात। जो पुलमनरी सिरा एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त यानी उल्टा होता है, सीधा जानिए, शुद्ध रक्त यानी रक्त का परिवहन करता है, अर्थात पुलमनरी सिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ा से बायां लिंग में पहुंचाता है। वहीं पुलमनरी धमनी अशुद्ध रक्त, पुलमनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है, अर्थात पुलमनरी धमनी दायां नीले से फेफड़ा में ले जाया जाता है। ये बात हो गई आपको आलिंद और नीले के बारे में। क्लियर बात। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड रक्त यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर का सबसे कमजोर ऊतक कहलाता है। रक्त के द्वारा हमारे शरीर के भीतर विभिन्न पोषक पदार्थ हार्मोन, श्वसनीय गैस, यानी श्वसनीय गैस में क्या क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। हालांकि महिलाओं में यह जो है 4 से 5 लीटर तक रहता है। हालांकि बहुत जगह पे बहुत लोग में ऐसा लिखा हुआ है जो आधा लीटर जो है ना, पुरुष से आधा लीटर रक्त कम होता है महिलाओं में। लेकिन ये बुक पे डिपेंड करता है कहाँ पे मतलब कैसा है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात, रक्त हमारे शरीर के कुल वजन का 7 से 8% यानी ऑप्शन में भी बात आधा लीटर का गैप अगर रहेगा तो उसे टिक कीजिएगा। रक्त हमारे शरीर के कुल वजन का 7 से 8% या 1/10वां भाग होता है। ये वजन से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब इसकी प्रकृति जो होता है, रक्त का प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको बता चुके हैं जो अगर 7 से राइट जाइएगा तो क्षारीय होगा, तो इसलिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण हल्का क्षारीय होता है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। अब रक्त की जैसे कि बात कर लेते हैं, जो रक्त ब्लड सब टाइप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो रक्त है, रक्त को 2 भागों में भाई, रक्त प्लाज्मा जो है 50 से 60%, सॉरी 55 से 60%, और ठोस कण जो होता है इसमें 40 से 45%। और रक्त प्लाज्मा में जो है 90% पानी होता है H2O और 10% अदर अन्य चीजें। और ठोस कण को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ये डब्ल्यूबीसी को जो है, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है भाई, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, कनिकामय और अकनिकामय। कनिकामय को 3 पार्ट, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अकनिकामय यानी
एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट को दो पार्ट में, कौन कौन भाई? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एग्रेनुलोसाइट को दो टाइप में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन कौन? HIV है, TCL है। तो इनको बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं हम लोग। यह हल्का पीला रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो कुल रक्त का 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% पानी रहता है। शेष भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फास्फोलिपिड के साथ साथ कुछ विटामिन भी पाया जाता है। वहीं अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम के विभिन्न लवण जैसे NaCl, NaHCO3 पाया जाता है और इसी लक्षण के कारण रक्त की प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। और इन सबके अतिरिक्त जो है प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है जिसके अंतर्गत फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नामक प्रोटीन प्रमुख है, यानी ये सब भी पाया जाता है। प्लाज्मा में कुछ मात्रा में हार्मोन और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमोनिया, ये सब कुछ नहीं भाई, जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। प्लाज्मा में कुछ घुलनशील गैसें हैं, होते हैं, कौन कौन है भाई? कुछ घुलनशील गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड पार्टिकल की। सॉलिड पार्टिकल, ठोस पार्टिकल, यह कुल रक्त का 40 से 45% तक रहता है। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, तो पहला उसमें देखते हैं इरिथ्रोसाइट, जिसे कि RBC बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वही लिख देता हूँ, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट यानी RBC, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। स्तनधारी का RBC का आकार उभयोत्तल यानी बाइकॉन्केव होता है। वहीं स्तनधारी के RBC में केंद्र नहीं पाया जाता है, किंतु 3 मात्र ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें पाया जाता है। तो वो कौन सा है? लेमा है, ऊंट है और अल्पेसिकस है। अल्पेसिकस, ठीक है। RBC अल्पेसिकस जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC का जीवन काल औसतन 120 दिन का होता है। RBC का मुख्य काम जो होता है शोषणी गैस। RBC का मुख्य काम शोषणी गैस, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। RBC का खोजकर्ता जो है लैंडस्टीनर। खोजकर्ता जो था उसका नाम था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर के द्वारा जो RBC का खोज किया गया था। इसका निर्माण भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रायो स्टेज में लीवर के सेडोर्न सेल में होता है, जबकि विकसित अवस्था में इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ये हो गई। फिर स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं उसको। तिल्ली को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को ही इमरजेंसी ब्लड बैंक कहा जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें हिमेटिन नामक लोहा के यौगिक एवं ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 भी पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में RBC की कुल संख्या 45 लाख से 50 लाख प्रति मिलीमीटर होता है, प्रति घन मिलीमीटर होता है। ऊंचाई पर जोनेस RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब आप ऊंचाई पर जाने से RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है और RBC की कमी से होने पर एनीमिया या रक्त अल्पता हो जाता है। वहीं हेमेटोसाइटोमीटर में रक्त में RBC की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ये हेमेटोसाइटोमीटर जो है रक्त में RBC की मात्रा को मापने वाला एक यंत्र है। ल्यूकोसाइट की बात करते हैं आप। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं भाई? WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। एकदम क्लियर आना चाहिए। WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स।
इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल नहीं होता है। स्तनधारी के डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान निश्चित नहीं होता है, किंतु इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, पाया जाता है। इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। नोट में वही बात जो आरबीसी और डब्ल्यूसी में अगर रेशियो पूछेगा तो 600 रेशियो 1 होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में संक्रमण या बीमारी की स्थिति, डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में संक्रमण या बीमारी की स्थिति को बढ़ाता है, यानी बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या से शरीर में संक्रमण या बीमारी की स्थिति बढ़ता है। डब्ल्यूबीसी संक्रामक रोग एवं बाहरी पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम को निर्माण करने वाली कोशिका है, और इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के मेसोडर्म सेल में, जबकि विकसित अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, किसका? डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी को, एक मिनट, डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, ये भी लिख लो भाई। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही, डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी एंटीजन एवं एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षी तंत्र का काम करता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब शरीर में औसत स्तर से कम हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब शरीर में औसत स्तर से कम हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है उसे। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, यह भी याद रखना है आपको। वहीं आरबीसी का 120 दिन, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी कनिका में यानी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब ये जो है, इस डब्ल्यूबीसी का जीवदर्भ यानी प्रोटोप्लाज्म दानेदार होता है, जो 3 प्रकार का होता है भाई। 3 प्रकार कौन कौन आपको बता चुके हैं? एस्नोफिल्स, इसे एसिडफिल्स, इसे एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का यह कण हमारे शरीर में इम्यूनिटी तंत्र एवं संवेदनशीलता के क्षेत्र में काम करता है। उसके बाद ईओसोनाफिल्स या एसिडोफिल्स इओसिन वर्णक से रंगा हुआ रहता है। इओसिन वर्णक से रंगा हुआ रहता है। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स ये मेथिलीन ब्लू नामक वर्णक से रंगा हुआ रहता है, और इसका मुख्य कार्य जो है रक्त में प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करना है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो है, यह कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 90% तक रहता है, जिसका काम शरीर में प्रवेश कर चुके बीमारी, जीवाणु, विषाणु को मारना होता है। अर्थात इसकी प्रकृति निगलने वाला होता है, फाइगोसाइटिक। अब बात करते हैं अकनिका में डब्ल्यूबीसी, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। अकनिका में डब्ल्यूबीसी वह कोशिका जिसमें किसी भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट यह कुल डब्ल्यूबीसी का 25 से 30% तक होता है। यह रक्त में एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट की टी सेल को एड्स का विषाणु यानी एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट यह कुल जो है डब्ल्यूबीसी का 2 से 6% तक होता है, और इसका मुख्य कार्य बाहरी जीवाणु विषाणु को मारना होता है मेनली। उसी बात करते हैं प्लेटलेट्स का, लसीकाणु बोलते हैं इसको। प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग भी लाल नहीं होता है, लसीकाणु का भी। और इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। अब नोट करने वाली बात क्या है भाई? वही बात जो मैं बोलने वाला था, और अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता भी है ये चीज।
क्या होता है भाई? डेंगू बुखार। डेंगू रोग जो विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है जिसका संक्रमण मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, और इस रोग में रोगी व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और मेन लक्षण यही से पता चल जाता है कि भाई क्या है, कौन सी बीमारी है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये भी याद रखना है, और इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमने में मदद करने के साथ साथ घाव वाले स्थान पर जीवाणु, विषाणु या धूल कण को जाने से रोकना है। अर्थात प्लेटलेट्स हमारे शरीर के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर बात। अब हम लोग बात करते हैं लसिका तंत्र की, लिम्फेटिक सिस्टम की। लसिका तंत्र के द्वारा निकलने वाले तरल पदार्थ को लसिका यानी लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो लाल होगा, सीधा जानिए इस चीज को। लसिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में अस्थायी जल का संचय करने में मदद मिला, और इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। लसिका तंत्र से निकलने वाला द्रव का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, और यह ऊतक में से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा लसिका ग्रंथि स्प्लीन होता है, जिसे आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, और इसे ही इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ऊचेरेरिया ब्रेक फ्रॉप्टी नामक कृमि, ऊचेरेरिया ब्रेक फ्रॉप्टी नामक कृमि वार्म के कारण हमारे शरीर में फैलेरिया, फील पाँव, हाथी पाँव या स्लीपर एलिफेंटेसिस नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा इसको, ऊचेरेरिया ब्रेक फ्रॉप्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। ठीक है। और कितने बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मलेरिया की जगह फैलेरिया को रखा जाता है और क्वेश्चन आंसर वही लगा दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस रोग का संक्रमण जो है इन्फेक्शन मादा क्विलेक्स मच्छर के काटने से भी होता है। मादा क्विलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में हमारे शरीर का लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1902 में किया गया। इन्होंने ए बी एवं ओ को खोजा, ए बी एवं ओ का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। चौथे ब्लड ग्रुप की खोज डी कोस्टले एवं एस्टुलरी के द्वारा 1937 में किया गया। रक्त समूह एंटीजन एंटीबॉडी दे सकता है, ले सकता है, इस पे एक नजर डाल लीजिए। एक नजर डालने वाली बात क्या है भाई, जब ए बी ओ ए बी है, ए जो है एंटीजन ए पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, तो दे सकता है ए को भी देगा और ए बी को भी देगा, ले सकता है ए से लेगा ओ से लेगा। बी की बात करें तो बी जो है, बी में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी, अच्छा एंटीबॉडी को स्मॉल ए से स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और एंटीजन को कैपिटल लेटर से, ये ध्यान रखना है। तो बी जो है किसको ब्लड दे सकता है, बी जो है बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ले किससे सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ जो है, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है भाई, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ये जो है दे सकता है सभी को, ए बी ओ ए बी, और ले सकता है केवल और केवल ओ से ही ले सकता है। ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो दे सकता है केवल ए बी को और ले सकता है ए बी ओ और ए बी से। ये बात क्लियर। नोट करने वाली बात क्या है, देख लीजिए। नोट करने वाली बात यह है, जो रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि रक्त समूह ए ओ को सर्वग्राही, सॉरी ए ओ नहीं भाई, ए बी, जबकि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्लियर बात कि आप देख रहे हैं जो ए बी जो है सबसे ले रहा है। अब एंटीजन एक विशेष प्रकार का ग्लिसोप्रोटीन होता है, जो दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त समूह ओ में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता है, यह भी आप लोग अपना लोग देखे भी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसमें प्रतिरक्षी का गुण पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी दोनों ही पाया जाता है। एंटीबॉडी एवं एंटीजन का खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर महोदय के द्वारा ही किया गया। अब बात कर लेते हैं आरएच फैक्टर।
RH फैक्टर, इसकी खोज वाइजनर एवं कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। RH फैक्टर की खोज अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले रीसस नामक बंदर में किया गया और इसी बंदर के नाम पर जो है इस विशेष प्रकार के रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन को RH फैक्टर नाम दिया गया। और जिस रक्त समूह में यह विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है उसे जो है RH पॉजिटिव कहा जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। भारत की कुल आबादी का लगभग 93% लोगों के रक्त में यह विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। सोच सकते हैं 93% लोगों के रक्त में यह विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। यदि RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव रक्त चढ़ा दिया जाए यानी इम्प्लीमेंट दिया जाए तो प्रथम चरण में इसकी मात्रा कम हो जाने के कारण व्यक्ति के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दोबारा इसी प्रकार का रक्त चढ़ाने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है इन चीजों की। उसके बाद बात ये करते हैं जो RH जो है RH पॉजिटिव डॉक्टर के द्वारा जो है, एक मिनट थोड़ा नीचे आ जा, हाँ, डॉक्टर के द्वारा RH पॉजिटिव लड़का एवं RH नेगेटिव लड़की, डॉक्टर के द्वारा RH पॉजिटिव लड़का, RH पॉजिटिव लड़का और RH नेगेटिव लड़की के बीच शादी से मना किया जाता है। दोनों को जुड़ने नहीं दिया जाता है। कौन देखने जाता है भाई, देख ले। ये भी एक सलाह दिया जाता है जो RH पॉजिटिव लड़का एवं RH नेगेटिव लड़की के बीच शादी से मना किया जाता है क्योंकि इन दोनों से उत्पन्न पहला संतान नॉर्मल होता है जबकि दूसरा संतान की मृत्यु होने की संभावना होती है और इस घटना को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस कहा जाता है। ठीक है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस कहा जाता है। अब रक्त की थक्का ये कुछ नहीं भाई, रक्त का थक्का जमने की खोज जो है विलियम हार्वेल के द्वारा किया गया और सर्वप्रथम शरीर के कटे हुए भाग से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लाइपोप्रोटीन निकलता है। साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतक से प्लेटलेट्स फैक्टर 3 नामक तरल भी निकलता है जो आपस में प्रतिक्रिया करके प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है। वही बात जो बोले हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्लेटलेट्स फैक्टर 3 जो ये दोनों मिलकर के प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज रक्त में पाए जाने वाला जो है कैल्शियम प्लस आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस आयन बराबर जो है प्रोथ्रोम्बिन हो जाता है। सॉरी, प्रोथ्रोम्बिनेज प्लस कैल्शियम आयन ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पाए जाने वाले हिपेरिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है और पुनः जो है कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन में बदल जाता है और थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में तोड़ देता है जिसे रक्त का थक्का कहा जाता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन के है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र को लेकर के बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं बाहरी वातावरण के साथ शरीर का सामंजस्य स्थापित किया जाता है उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। कितना बार ये चीज रिपीट हो चुका है। हमारे शरीर में विभिन्न संवेदना, उद्दीपन, प्रेरणा का प्रवाह जिस कोशिका के द्वारा संभव होता है उससे ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है और जिसका निर्माण यकृत, लीवर के सेडोर्म सेल में भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियो स्टेज में होता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड एवं इससे निकलने वाली विभिन्न तंत्रिका यानी नर्व को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। CNS क्या होता है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह तंत्र हमारे शरीर में एक जाल के रूप में फैला हुआ है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और इसके अंतर्गत मस्तिष्क यानी ब्रेन एवं स्पाइनल कोड को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क का आकार अखरोट के समान होता है। अखरोट देखे हैं भाई, देखे होंगे तो एकदम एग्जैक्ट सा
पता चल जाएगा आपको कैसा होता है ब्रेन। हमारे मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है और यह हड्डी का खोल कवर में बंद रहता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। और क्रेनियम एवं मस्तिष्क के बीच में 3 झिल्ली पाई जाती है जिसे संयुक्त रूप से मेनिनजीज झिल्ली कहा जाता है। और इस झिल्ली में विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग को मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है और इसे मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। मेनिंजिस झिल्ली का सबसे बाहरी परत जो है ड्यूरामेटर मेम्ब्रेन कहलाता है, जो क्रेनियन हड्डी सेटा हुआ रहता है। मेनिंजिस झिल्ली का मध्यवर्ती परत अर्केनाइड मेम्ब्रेन कहलाता है और आंतरिक परत पायामीटर मेम्ब्रेन कहलाता है। हमारे मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम से 1450 ग्राम का होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख हिस्सा अग्र मस्तिष्क का माना जाता है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन को ही प्रोसेनियोसेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 भागों में बटा होता है भाई, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। प्रमस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम क्या होता है? यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कुल मस्तिष्क का 2/3 हिस्से पर फैला हुआ रहता है। यह बुद्धि, स्मरण, चिंतन, चेतना का केंद्र बिंदु होता है और यह सभी प्रकार की इच्छा शक्ति, दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम इत्यादि का केंद्र बिंदु है भाई। मेन चीज यही है। सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, यह भी ध्यान रखना है। यह हमारे शरीर यह सब जो है हमारे सभी संवेदी अंग से संवेदना को ग्रहण करता है और उसका विश्लेषण करता है और ऐच्छिक मांसपेशी को विभिन्न आवेगों, इंपल्स को प्रेरित करता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे अगला भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम का ही होता है जो सबसे ज्यादा सक्रिय एक्टिव होता है भाई। अब बात करते हैं डायनेसेफ्लॉन का। डायनेसेफ्लॉन प्रमस्तिष्क से भी अधिक सक्रिय होता है। यह 2 भागों में बटा होता है भाई, 2 भागों में बटा होता है। थैलेमस यह ठंडा, गर्म एवं दर्द को पहचानने का काम करता है। थैलेमस में हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, कौन है भाई सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि? पीनियल ग्लैंड। इसको भी पढ़ेंगे अभी। पीनियल ग्लैंड पाई जाती है जो नींद की क्रिया को नियंत्रण करता है। पीनियल ग्रंथि को शरीर का तीसरा नेत्र या तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथि के द्वारा सोने या जागने की क्रिया के साथ साथ मौसमी गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। अब बात दूसरा है हाइपोथैलेमस। यह भूख, प्यास, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और इसके द्वारा हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित किया जाता है। यह गुस्सा, खुशी, पसीना, रक्तदाब का नियंत्रण बिंदु माना जाता है। हाइपोथैलेमस में ही हमारे शरीर की सबसे दूसरी छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है जो हमारे शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करता है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर बात? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या है भाई? इसे मेसेनसेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। और यह हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। यह भी 2 भागों में बटा होता है भाई, 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन भाग? सेरेब्रल पेंडकल, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि सेरेब्रल ठीक है, और पेंडकल सेरेब्रल पेंडिकल ये कुछ नहीं है, डैश है। सेरेब्रल पेंडिकल या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यह देखने एवं सुनने का केंद्र बिंदु होता है
अब नोट वाली बात क्या है भाई, हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अब तीसरा हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। हिंड ब्रेन इसे रेम्बेसियोफेलॉन यानी रेम्बेसियोफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, यह हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है, साथ ही हमारे आंतरिक कानों से संवेदना को ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा दूसरा है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है भाई? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है, जो सभी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है और इसके द्वारा छींकने, खांसने, निगलने, उगलने, हृदय की धड़कन, श्वसन गति, विभिन्न उपापचय प्रक्रिया इत्यादि गतिविधि का केंद्र बिंदु होता है। मस्तिष्क की गतिविधि का जांच करने वाला मशीन इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम EEG है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यह जो है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। परिधीय तंत्रिका तंत्र, अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, PNS का। PNS क्या है? यह तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों से ही संबंधित होता है। अब मस्तिष्क से निकलने वाली परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्रेनियल नर्व कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या जो है 12 पेयर होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली परिधीय तंत्रिका तंत्र को स्पाइनल नर्व कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या जो 31 पेयर है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधि को नियंत्रित करता है और इस तंत्र के द्वारा हृदय, फेफड़ा, किडनी, आमाशय, आंत आदि के गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। और यह तंत्र स्वनियंत्रित होता है, अर्थात इसका कार्य भी अनैच्छिक होता है। ठीक है, इसका कार्य भी अनैच्छिक होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंख के बारे में। हमारा आंख एक कैमरा की भांति कार्य करता है, किंतु हमारे आंख में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है, जबकि कैमरा में बना प्रतिबिंब क्या होता है भाई? अस्थायी होता है। यहां पे रख लो भाई। हमारे आंख का आकार अंडाकार ओवल शेप होता है, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई अंग होता है, जैसे पलक, आइरिस, अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड, ब्रोनिया ग्रंथि, श्लेष्मा, कंजुक्टिवा आदि। आंख का मुख्य भाग, इस पे एक नजर डाल लेते हैं, कौन कौन सा है मुख्य भाग आंख का? दृढ़ पटल एवं रक्तक पटल, कॉर्निया, आयरिस, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय एवं कच्छाव द्रव और रेटिना। अब बात करते हैं बारी बारी से सबके बारे में। पहला बात करते हैं स्क्लेरा या कोरिड यानी दृढ़ पटल एवं रक्तक पटल के बारे में। ये डैश है भाई। यह जो है आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, जो ठोस एवं अपारदर्शक होता है। यह आंखों की सुरक्षा करता है। यह भीतर की ओर एक मोटा एवं काले परत से सटा हुआ रहता है और इस काले परत को रक्तक पटल कोरिड कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे नेत्र गोलक को संचालित करने के लिए 6 प्रकार की पेशियां कार्य करती है। हमारे एक मिनट, मोटा और भीतर की ओर मोटा और काले परत से सटा हुआ रहता है और इस काले परत को रक्तक पटल कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लिया जाता है। और हमारे नेत्र गोलक को संचालित करने के लिए 6 प्रकार की पेशियां कार्य करती है। अब ये 6 प्रकार की पेशियां जो है, एक मिनट, प्रकार की पेशियां कार्य करती है। और कॉर्निया के बारे में देखते हैं तो कॉर्निया जो है, ये डैश है भाई, यह आंख का सबसे बाहरी वाला भाग होता है जो उभरा हुआ होता है और इस भाग में रक्त नलिकाएं ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है। अतः व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी कॉर्निया 48 से 72 घंटे तक जीवित रहती है और यही कारण है कि नेत्रदान के समय आंखों का कॉर्निया की दान किया जाता है। क्लियर बात। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है किस चीज का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया एक पारदर्शी एवं पतली झिल्ली होती है और कॉर्निया होकर
कॉर्निया होकर ही हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचता है। कॉर्निया का आकार ठीक से गोलाकार नहीं होने के कारण हमारी आंख में एक दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। और इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वस्तु दिखाई नहीं देता है। और इस दृष्टि से दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल, जो कि आप बहुत अच्छे से इसको फिजिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस जो है यह कॉर्निया के पीछे पाया जाने वाला पतला गोलाकार एवं गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम है, जिसके द्वारा आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और हमारी आंख का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है। पुतली आइरिस के बीच में पाया जाने वाला पुतली जो है आइरिस के बीच पाया जाने वाला गोल छिद्र को पुतली कहा जाता है, जब कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। नेत्र लेंस, हमारी आंख में पाए जाने वाले नेत्र लेंस को क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है, जो बाइकॉन्वेक्स उभयोत्तल लेंसेदार जालीनुमा प्रोटीन युक्त पदार्थ का बना होता है। और यह नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो होता है, इस नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.33 अपवर्तनांक आप लोग जानते होंगे, अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और यह नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशी के द्वारा झूलता रहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सिलियरी मांसपेशी के द्वारा झूलता रहता है। और इसी सिलियरी मांसपेशी के कारण हमारी आंखों में समंजन क्षमता विकसित होती है। उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हमारी आंखों की समंजन क्षमता प्रभावित हो जाती है और हमारी आंखों में दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों ही स्पष्ट और अस्पष्ट दिखाई देता है। अब होता क्या है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है द्विफोकल यानी बाइफोकल लेंस दूर करने के लिए जो है बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें नीचे में उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंसों में कठिनाई हो जाने पर हमारी आंख में दो प्रकार की दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष जिसके कोई हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस दृष्टि दोष से ग्रसित लोगों को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर का वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। अब कारण जो है क्या है भाई, इस कारण की अगर जहां तक आप बात करेंगे तो कारणों की चर्चा जो हम लोग अधिकतर फिजिक्स में करते हैं, लेकिन यहां भी देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं क्षमता कम हो जाती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का अधिकतम बिंदु घट जाता है। निवारण क्या है भाई, निवारण जो है उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करने के बाद किसी एक बिंदु से फैला दिया जाता है, अतः इस लेंस को अपसरित लेंस भी कहा जाता है। ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। कारण क्या है भाई इसका, तो कारण जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ जाती थी तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष कम हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाने से लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। अब इसका निवारण क्या है भाई, अरे इसको काट दो। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण क्या है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर सिकुड़ा जाता है या केंद्रित किया जाता है, अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। लेंस को लटकाने वाली जो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा आंखों की समंजन क्षमता निर्धारित होती है और किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए आंखों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है।
जिसे निकट बिंदु कहा जाता है, और किसी वस्तु को देखने के लिए अधिकतम दूरी अनंत होती है, जिसे अंत बिंदु या फार पॉइंट कहा जाता है। हम लोग जो है नेक्स्ट देख रहे हैं जलीय द्रव एवं कच्चाभ द्रव के बारे में। ये जलीय द्रव एवं कच्चाभ द्रव। अब जलीय द्रव एवं कच्चाभ द्रव के बारे में ये देखते हैं। जो कॉर्निया एवं लेंस के बीच में पाए जाने वाले द्रव को जलीय द्रव एक्वेरियस ह्यूमर कहा जाता है, जो उच्च अपवर्तनांक वाला पारदर्शी होता है। और लेंस एवं रेटिना के बीच पाए जाने वाला द्रव कच्चाभ द्रव विट्रियस ह्यूमर कहलाता है, और यह द्रव भी उच्च अपवर्तनांक वाला पारदर्शी होता है। जब आंख में पाए जाने वाले इन द्रव्यों के द्वारा हमारे नेत्र गोलक पर दबाव बनाया जाता है, तो उसे आंख में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, जिसे काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा कहा जाता है। नाम बहुत सुने होंगे और एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। बात नेक्स्ट उम्र बढ़ने पर। उम्र बढ़ने के साथ हमारे आंख के लेंस में एक पारदर्शी झिल्ली आ जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को कुछ भी चीज नहीं दिखाई देता है, और इस रोग को मोतियाबिंद कहा जाता है, और जिसका सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा सफल इलाज संभव है। सातवां बात, सॉरी ये सातवां क्या है, हाँ वही वाला बात है। रेटिना जो है म्यू नहीं, ये डैश रहेगा हर जगह। हमारे आंख का सबसे पिछला भाग में रेटिना पाया जाता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, जिसे प्रकाशीय तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा प्रकाश सिग्नल के रूप में मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे मस्तिष्क का कॉपोरा क्वाड्रिजेमिना पुनः उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल को तस्वीर में बदल देता है। और रेटिना पर क्षर एवं शंकु नामक कोशिका पाई जाती है, जिसमें रॉड जो है प्रकाश के लिए, जबकि कोन्स जो होता है कोन्स रंग के लिए जिम्मेवार होता है। निशाचर यानी रात्रिचर जंतु में रॉड अधिक सक्रिय होता है। ये रही बात। उसके बाद वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखते हैं। ये भी एक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वर्णांधता जो है वर्णता से रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग की पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और इस रोग में रेटिना पर पाए जाने वाले कोन्स प्रभावित हो जाता है। रेटिना पर पीत बिंदु, येलो स्पॉट एवं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट भी पाया जाता है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लेती है, जबकि येलो प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही संवेदनशील होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेलेमिया रोग हो जाता है भाई, आवाजों पे ध्यान दीजिएगा। रोग हो जाता है इसमें, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिन में वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किंतु रात में वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को रेटिना पर पाए जाने वाला रॉड नामक कोशिका में रोडोप्सिन रसायन की कमी हो जाती है, और रोडोप्सिन जो है ये रेटिनिन, विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन को मिलकर के बना हुआ है रोडोप्सिन। क्लियर बात, रेटिनिन और ऑप्सिन। और रोडोप्सिन का मुख्य घटक विटामिन ए होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मानव कान की, ह्यूमन ईयर की। मानव कान, ठीक है। मानव या अन्य स्तनधारी प्राणियों में कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है, जो ध्वनि को सुनने के साथ साथ शरीर को संतुलित बनाए रखता है। कान ध्वनि के लिए एक ग्राहक रिसीवर के रूप में काम करता है। हमारे कान को 3 भागों में बांटा गया है। बाह्य कर्ण इसे 2 भागों में बांटा गया है, कर्णपल्लव या कर्णपल्ली पीना। यह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। यदि इसे काट कर हटा भी दिया जाता है तो श्रवण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि यह ध्वनि तरंग को एकत्रित करता है और कान के आंतरिक भाग अंगों की रक्षा भी करता है, तो एक तरह से मतलब अच्छा ही है। बाहरी कर्ण क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग मेजर। इसके द्वारा ध्वनि तरंग को एकत्रित करके कान के पर्दे पर भेजा जाता है, और जिसमें कंपन होने के बाद वह ध्वनि तरंग आगे की ओर प्रवेश करता है। अब बात करते हैं मध्य कर्ण की।
मध्यकर्ण। अब मध्यकर्ण क्या होता है? यह कान का सबसे छोटा हिस्सा होता है और यहीं पर हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की भी और पूरे शरीर की भी। मध्यकर्ण के पास ही कान का पर्दा या झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। ईयर ड्रम कहा जाता है। मध्यकर्ण में वातावरण में हुए अचानक वायु दाब में हुए बदलाव को झेलने की क्षमता होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अरे यार रहो, रुको ना, मध्यकर्ण। मध्यकर्ण को टेनोपोनिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अंतःकर्ण। अंतःकर्ण यह कान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें शंख या सर्पिलाकार मध्यकर्ण में जो है शंख या सर्पिलाकार हड्डी का एक खोल होता है, जिसे कोकिल कहा जाता है, और इसी के द्वारा ध्वनि तरंग को विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करके मस्तिष्क की ओर भेजा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और यह जो है विद्युत सिग्नल यानी ऑडिशनरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में भेजा जाता है, और यह देखने एवं सुनने का केंद्र बिंदु होता है। हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन पाता है। हमारा कान जो है किसी भी ध्वनि का हम लोग के कान पर 0.1 सेकंड यानी 1/10 सेकंड तक ही प्रभाव रहता है, जिसे श्रुति निर्बाध यानी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहा जाता है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कान की बात कर लिए, अब बात करते हैं हार्मोन की। मानव का हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, HH। ह्यूमन हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द जो है हार्मेनिया से हुआ है, जिसका अर्थ रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करना होता है। और सभी हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एक रसायन है। निकलने वाला एक रसायन है। अतः हार्मोन को स्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाला आधारभूत पदार्थ है, जो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। हार्मोन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण यह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो उस समय वह निष्क्रिय रहता है, किंतु संबंधित स्थान पर जाकर ही वह प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन से अलग होकर पुनः सक्रिय हो जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है: एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि इसको नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है, जैसे कि अश्रु ग्रंथि, दूध ग्रंथि, पसीने वाला ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि इनके उदाहरण हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसको नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। जैसे नलिका विहीन कौन कौन होता है भाई? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि, परावटु यानी पैराथाइरोइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और जनन ग्रंथि, गॉड्स। ठीक है, GOUADS होता है, गॉड्स। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि की। तो मिश्रित ग्रंथि, एक मिनट, मिश्रित ग्रंथि यह ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों कार्य करता है, जैसे कि अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में मटर के दाने के समान पाया जाता है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, किंतु एकमात्र ग्रंथि परावटु ग्रंथि है जिस पर इसका नियंत्रण नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वाला बात। और इससे निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन जो है STH एस्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस हार्मोन की अधिकता से बच्चों में गिंगेटिज्म रोग हो जाता है, जबकि बड़ों में एक्रोमीगेली नामक रोग हो जाता है। STH की कमी से बच्चों में बोनापन तथा बड़ों में साइमन्स नामक रोग हो जाता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को नियंत्रित करता है। जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? टीएसएच। और जीटीएस जो है, जीटीएस ये जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए जीटीएच के। नेक्स्ट बात जीटीएच, उसके बाद जो है जीटीएच को देख लिया हम लोग। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन इस हार्मोन को एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका नाम यहां से लिख दो, वेसोप्रोसिन, वेसोप्रोसिन हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में, कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। यह हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है और इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से ही क्या होता है भाई? डायबिटीज। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपेट्स नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, यह हार्मोन महिलाओं में बच्चा जन्म के समय निकलता है और इस हार्मोन के कारण दूध के स्रावन में भी मदद मिलता है। अब अक्टू ग्रंथि की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है और इस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का कृत्रिम हृदय, पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी का कृत्रिम हृदय किसको? पेसमेकर कहा जाता है। और इस ग्रंथि से एकमात्र हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? T4 हार्मोन, याद रखना है, जिसे T4 हार्मोन, T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह हार्मोन जो है, यह हार्मोन दिल की धड़कन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और इस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और यह रोग आयोडीन की कमी से भी होता है, इसलिए यह भी याद रखना है आपको, जो अक्टू ग्रंथि की बात। अब बात करते हैं हम लोग प्राउटू ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड यह एकमात्र ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर रहता है और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड यह दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से में अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। मेडुला कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन जो है एड्रेनलिन है और इस हार्मोन को मरो या भागो, फाइट एंड फ्लाई, मारो और भागो हार्मोन भी कहते हैं। मारो और भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको भाई? एड्रिनल ग्लैंड को। अब हम बात करते हैं कि यह हार्मोन विपरीत परिस्थिति या संकटकालीन स्थिति में उत्पन्न होकर ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए फाइट एंड फ्लाई। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं भाई? अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपिका, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है, जिसमें 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन है भाई? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल, इसमें ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में मधुमेह रोग कहा जाता है, चीनी बीमारी। डेल्टा सेल, इसमें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। अब बात करते हैं गॉन्स, जनन ग्रंथि की बात करते हैं। जनन ग्रंथि क्या होता है भाई? जनन ग्रंथि गॉन्स यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? अंडाशय, ओवरी और टेस्टिस। अब ओवरी कहाँ किसको होता है और टेस्टिस किसको होता है भाई? ये जानते होगा, इतना बात तो। अंडाशय मादा में पाया जाता है और इसमें जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। किसमें? ओवरी में। वहीं अगर टेस्टिस की बात करें, विरसन, यह पुरुषों में पाया जाता है और इसमें एंड्रोजीन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। ये हो गई आपको गॉन्स की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये रही हमारे, मतलब यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है मानव से रिलेटेड। अब हम लोग उसी से आगे जो टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज के बारे में बात करते हैं। मानव रोग से संबंधित चर्चा करते हैं। मानव रोग
ह्यूमन डिजीज जो होता है, कुछ रोग इसे दो भागों में बांटा गया भाई। एक होता है हेरिडिटी डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। हेरिडिटी डिजीज यानी जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग में हीमोफीलिया, वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, ये सब है। और ये सब इसका मैंने अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग इसी के आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा। उसमें सारा कुछ बताया गया है, जो हीमोफीलिया क्यों होता है, सेक्स लिंक्ड हार्मोन की कमी से क्या हुआ है, सारा कुछ बताया गया है। उपार्जित रोग में क्या क्या है भाई? संक्रामक रोग, कॉन्टामिनेटेड डिजीज जिसमें कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि से होने वाला रोग होता है। असंक्रामक रोग अनकॉन्टामिनेटेड डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, एलर्जी हो गया, ये सब है। एलर्जी हो गया, हार्ट अटैक, किडनी से संबंधित रोग, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन से है भाई? ये सब एकदम ट्रिक जो है, इसको याद कीजिएगा। मैं भी इसी से याद किया हूं, आप भी इसी से कीजिएगा। डिप्सिटी का कुटनी है, जीवाणु से द्वारा होने वाला रोग डिप्सिटी का कुटनी है। तो डी से डिप्थीरिया, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, ओ से प्लेग, डिप, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क से काली खांसी, को से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, और टी से कुटनी, टी से टाइफाइड या का बुखार, नी से निमोनिया, और ह से हैजा, कोलेरा। तो डिप्सिटी का कुटनी है, जीवाणु से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग शोषण नली होता है, और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, और इसी टीके को ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। और इस टीका को 3 रोग से बचने के लिए दिया जाता है। कौन कौन सा रोग है भाई? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नोट करने वाली बात यह है, जो टिटनेस से बचने के लिए बड़ों में एटीएस एंटी टेबेक सेरम नामक टीका या इंजेक्शन दिया जाता है। और टिटनेस रोग को धनुष टंकार, लॉक जॉ नामक रोग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, और इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। सर्वप्रथम टीकाकरण को वैज्ञानिक आधार जो है लुई पास्टर के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने रेबीज के टीके को खोजा था, और इन्हें टीकाकरण के जनक के नाम से भी जाना जाता है। टीबी रोग को यक्ष्मा या तपेदिक रोग भी कहा जाता है, और इसी रोग से बचने के लिए बच्चों में बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। और इस टीके की खोज जो है ना, कॉलमेट ग्यूरिन, उसी के नाम पे पढ़ा है भाई, कॉलमेट ग्यूरिन के द्वारा किया गया। और बड़ों में इस रोग से बचने के लिए जो है ना, डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉट्स, DOTS। अब हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्या बात करोगे भाई? टीबी रोग के जीवाणु के खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। और कुष्ठ रोग से बचने के लिए MDT का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड रोग को मियादी बुखार या मोती झर्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग को आंत की बुखार भी कहा जाता है। हैजा रोग से बड़ी आंत प्रभावित होती है, और इस रोग से बचने के लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड एवं ग्लूकोज मिला रहता है। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, वायरल डिजीज की बात करते हैं। वायरल डिजीज, विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन है भाई? विषाणु से होने वाला रोग, जिस तरह से वहां पे डिप्सिटी का कुटनी है, तो यहाँ पे एडेपोइचेक छोग खटरा हिम हरे, एडेपोइचेक छोग खटरा हिम हरे, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो जप लीजिए भाई, किसी को याद भी हो सकता है। एडेपोइचेक छोग खटरा हिम हरे। कौन कौन है भाई विषाणु द्वारा होने वाले रोग? एड्स, पोलियो, जैसे डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, छो से छोटी माता, चिकन पॉक्स, गलसुआ, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस, रेबीज। एडेपोइचेक छोग खटरा हिम हरे यानी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हो गया ये। अब हम बात करते हैं बारी से एड्स के बारे में। यह रोग नहीं, यह कोई रोग नहीं, रोगों का जड़ होता है, क्योंकि इस रोग में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भाई एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूछा भी है भाई एग्जाम में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कांस्टेबल वाले एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था। एड्स रोग का विषाणु जो है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। यह विषाणु हमारे रक्त में पहुंचकर WBC के T सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है।
सर्वप्रथम इस रोग को 1981 ईस्वी में कैलिफोर्निया में देखा गया और 1982 ईस्वी में इस रोग का नामांकन जो है एड्स दिया गया। तो ये हुई आपकी एड्स की बात। भारत में इस रोग का पहला मरीज जो है 1992 में गोवा में देखा गया था। डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। और पोलियो रोग के टीका की खोज जो है कौन किया था भाई? जोनाल्ड सॉक नामक विद्वान के द्वारा किया गया, जबकि पोलियो ड्रॉप की खोज जो है एल्बर्ट सेबिन, ध्यान रखिएगा भाई, क्या नाम था उसका? एल्बर्ट सेबिन के द्वारा किया गया। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को 1973 ईस्वी में चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं गलसुआ। गलसुआ रोग से प्रभावित अंग लार ग्रंथि होता है और हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पेरोटिड लार ग्रंथि होती है और यही लार ग्रंथि इस रोग में प्रभावित भी होती है गलसुआ में। हेपेटाइटिस को पीलिया या जॉन्डिस रोग भी कहा जाता है। जॉन्डिस नाम सुने होंगे, पीलिया या जॉन्डिस रोग भी कहा जाता है। और इस रोग से प्रभावित अंग जो है वो लीवर होता है। इस रोग में शरीर में सीरम बिल्बुरिन की मात्रा जो है सीरम बिल्बुरिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण त्वचा, आंख, जीभ का रंग जो है पीला होने लगता है और फिर कहते हैं जॉन्डिस हो गया भाई मुझे। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है, अर्थात इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर होता है। ठीक है। रेबीज के टीकों की खोज जो है लुई पास्टर के द्वारा किया गया था। लुई पास्टर के द्वारा ही पाश्चुकरण की खोज किया गया था। रेबीज का 2 नया टीका रेबीपुर एवं HDCV टीके की खोज भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया। क्लियर बात। अब देख लेना है भाई कितने फ्लू आते जा रहे हैं। तो इसमें स्वाइन फ्लू ये भी है वायरस H1N1 कहां भाग जाए। जापानी इंफेस्लाइटिस ये भी वायरस है ARBO अरबो। सेवियर एक्यूटेड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स वायरस, इसका भी नाम सुने होंगे। सेवियर एक्यूटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम सार्स वायरस। कोरोना वायरस नाम ये भी देख लीजिए भाई। क्लियर। सार्स वायरस, कोरोना वायरस। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से पे काम सोप। ठीक है। अब जिसको भाई याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो ये एकदम याद करे पूरा। फिर पे काम सोप, पेचिस, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और पौ से पायरिया। अब बात करते हैं, ये तो बात की हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पेचिस, यह रोग एंटी अमीबा। पेचिस जो है यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी के कारण होता है और प्रभावित अंग क्या होता है भाई? बड़ी आंत। कालाजार, यह रोग सिकता मक्खी। यह रोग जो है कालाजार, यह रोग सिकता मक्खी या बालू मक्खी, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। मलेरिया रोग के 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन भाई? सूक्ष्म तृतीयक मलेरिया, बिगिनिंग टेरिटरी मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी के द्वारा होता है। और दुर्दम तृतीयक मलेरिया, मिगलीमेंट टर्सरी मलेरिया, यह रोग प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस नामक परजीवी के द्वारा होता है। चतुर्थ मलेरिया क्वाटरनरी मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मेलेरी नामक परजीवी के द्वारा होता है। ओवल मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम ओवल नामक परजीवी के द्वारा होता है। और इस रोग का संक्रमण मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। प्रभावित अंग क्या है भाई? प्रभावित अंग है स्प्लीन। प्रभावित अंग जो है वो है स्प्लीन, लीवर, बोन मेरो। सर्वप्रथम मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। हालांकि इस रोग का नामांकन जो है ए लेवेरॉन के द्वारा किया गया। अफ्रीकन निंद्रालु रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिक, इस रोग के बारे में क्या है भाई? अफ्रीकन निंद्रालु रोग, इस रोग को ट्रिपनोसोमा गेम्बियंस नामक परजीवी के कारण होता है यह रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है, यह ध्यान रखिएगा। पायरिया क्या है भाई? यह रोग एंटी अमीबा जिंजीबेली प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रभावित अंग क्या है भाई? मसूरा। नोट करने वाली बात यह है जो डायरिया रोग दिल्ली बॉयल रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। डायरिया रोग दिल्ली बॉयल
रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब कवक से होने वाले रोग कौन कौन है? फंजनियल डिजीज, ट्रिक है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। ए से एथलीट फुट या एक्जिमा, दा से दाद, और दो से दम्मा, ख से खुजली, गौ से गंजापन, एक बार और पहले भी देख चुके हैं आप। एथलीट फुट की बात करते हो, यह एक ट्रैकोफाइटन नामक कवक के द्वारा होता है, ट्रैकोफाइटन नामक कवक के द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या होता है भाई? त्वचा होता है। एक्जिमा, एक्जिमा की बात करें तो ये ट्रैकोफाइटन के द्वारा ही होता है और ना प्रभावित अंग त्वचा ही है। दाद की बात करें तो कवक का नाम जो है ट्राइकोफैटन, प्रभावित अंग त्वचा। दमा, इसमें एस्पेरजिलियस, प्रभावित अंग फेफड़ा। खुजली में कवक का नाम एस्केरिस स्केबिज, प्रभावित अंग त्वचा होता है। गंजापन, कवक का नाम क्या है भाई? टेनिया कैपेटिस, और इस रोग में हेयर ग्लैंड कमजोर हो जाती है और वह टूटने लगता है। ठीक है, बहुत सारे अपने जैसे इंसान परेशान हैं इन चीज से लेकर के। कृमि से होने वाले रोग, हेलमेंटिक डिजीज के बारे में बात करते हैं। कृमि से होने वाले रोग कौन कौन से हैं भाई? कृमि, अब बात करते हैं पहला, फैलेरिया तो है ही। फैलेरिया रोग की बात करें तो फैलेरिया रोग जो है, इस रोग का फील पों यानी हाथी पों यानी एलिफेंटेसिस के रोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह रोग जो है उचेरेरिया बैक्रोपेटी नामक कृमि के कारण होता है और इस रोग का संक्रमण क्विलैक्स मच्छर के काटने से होता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है टीनिएसिस, इस रोग का संक्रमण अधपका सुअर के मांस खाने से होता है। एस्केरिस, यह रोग गोल कृमि के कारण होता है। यकृत विलगन, यह रोग फेसियोला नामक कृमि के कारण होता है। अब बात करते हैं अनुवांशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज के बारे में। हेरिडिटरी डिजीज, वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस, इसको अच्छे से एक बार पढ़ा भी चुके हैं हम आपको, जिसको देखना है देख लीजिएगा। क्यों होता है, इसका कारण क्या है, कैसे कैसे इसको लिंक किया गया है, अनुवांशिकी चैप्टर में बताया हूँ। कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अतः इस रोग को लाल हरा अंधापन रोग भी कहा जाता है। और इस रोग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वार्नर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था और इस रोग को प्रोटीन डिफेक्ट रोग भी कहा जाता है। दूसरा बात है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया रोग, इस रोग में रोगी व्यक्ति के शरीर में कट फट जाने पर निकलने वाला खून जो है रुक नहीं पाता है, अर्थात रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है हीमोफीलिया में। थैलीसीमिया, इस रोग को ब्लड कैंसर के रोग भी कहा जाता है और सभी अनुवांशिक रोग का अप्रभावी जीन आर गुणसूत्र पर जो है आर गुणसूत्र पर सजा रहता है। यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, किंतु इस रोग का वाहक जो है महिलाएं होती है। थैलीसीमिया की बात, ठीक है। यदि माता एवं पिता दोनों ही अनुवांशिक रोग से ग्रसित होता है तो इन दोनों से उत्पन्न सभी बच्चे अनुवांशिक रोग से ग्रसित होते हैं। यदि रोगग्रसित पिता एवं समान माता है तो इससे उत्पन्न सभी पुत्र समान होंगे एवं सभी पुत्रियां जीन वाहक होगी, यह भी ध्यान रख लेना है। रोगग्रसित पिता एवं जीवन वाहक माता से उत्पन्न संतानों में पुत्रों में 50% रोग होने की संभावना या 50% सामान्य पुत्रियों में या 50% रोगी होने की संभावना और 50% जीवन वाहक होगी, ये भी बात है। इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ देख लीजिए, अगर वहाँ पे समझ चुके हैं तभी आपको याद रहेगा ज़्यादा देर तक, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। समान पिता एवं रोगी माता से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र रोगग्रसित होते हैं, जबकि किसी भी पुत्रियां जो है रोग भाग लेते हैं। इसमें बात यह है, इसको फिर से देखिए, जो समान पिता एवं रोगी माता से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र रोगग्रसित होते हैं, जबकि सभी पुत्रियां रोगवाहक होते हैं। समान पिता एवं जीन वाहक माता से उत्पन्न पुत्रों में 50% रोगी और 50% समान होने की संभावना, जबकि पुत्रियों में 50% रोगवाहक और 50% समान होने की संभावना है। हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार का विलक्षण आ जाता है। अब जिसे कि सामूहिक रूप से सिंड्रोम कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं अच्छे से बता चुका हूं। जैसे कि क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है भाई? इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 यानी 44XY
यानी ऐसा बच्चा जो है बाहरी तौर पर पुरुष होता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होता है तो पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं आ पाता है। समझ गए होंगे। सिंड्रोम की बात, और एक दो सिंड्रोम है उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्रिमिनल सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना भाई? 47, 44 प्लस XY(X). और ऐसा बच्चा बाहरी तौर पर महिला होती है, और किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसमें महिला का लक्षण नहीं आ पाता है। ये हो गया क्रिमिनल सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 45 होता है, 44 प्लस X, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। और एक बात और भी रखना है, जो इसमें डाउन सिंड्रोम में इसमें 21वें जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम में एक अधिकता के कारण होता है, और इस रोग को मंगोलाइट आयोडाइड रोग भी कहा जाता है। और ऐसा बच्चा मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से ही कमजोर होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कुल संख्या 47, और इस रोग से ग्रसित बच्चा का होठ जन्म से कटा हुआ रहता है, ध्यान रखना है इन चीजों को। तो ये हो गई मानव रोग से संबंधित बातें। अब हम लोग बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सभी जंतु को दो वर्गों में बांटा जाता है भाई, जिसे उपजगत सब किंगडम भी कहा जाता है। सब किंगडम, यूनिसेलुलर एनिमल, एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु का पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, और इसके अंतर्गत केवल एक ही संघ, फैलम, प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ फैलम रखा गया है। बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय जंतु का पूरा शरीर कई कोशिका का बना होता है, जिसे कुल मिलाकर 10 संघ में बांटा गया है। ये देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। कौन कौन है भाई 10 में? एक नजर देख लेते हैं सब पे। पोरीफेरा, ओरीफेरा, सिलेंट्रेटा संघ, एनिलिडा संघ, मोलास्का संघ, प्लेटीहेलमिन्थीज संघ, एस्किएलमिन्थीज संघ, ऑर्थोपेडा संघ, इकाइनोडर्मेटा संघ, और होमिकॉर्डाटा संघ और कार्डाटा संघ। अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ फैलम की। इस संघ के सभी जंतु एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपी होता है। इस संघ के जंतु परजीवी, स्वतंत्र जीवी, सहजीवी एवं सहभोजी सभी प्रकार का होता है। इस संघ के जंतु में प्रचलन की प्रक्रिया कूटपाद यानी अमीबा, पक्षाभीय, पैरामीशियम कक्षाभीय एवं युग्लेना सभी प्रकार का होता है। और इस संघ में जंतु में शरीर के अंदर जल का संचय या जल की मात्रा में नियंत्रित करने के लिए संकुचन रसधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, युग्लोना, प्लाज्मेडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका इस संघ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पोरीफेरी फाइलम की। इस संघ के सभी जंतु बहुकोशिकीय होता है, किंतु कोशिका आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं कर पाता है, ये भी ध्यान रखना है। इस संघ के जंतु में कोशिकापुंज प्रणाली पाई जाती है। शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। शरीर के शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। शरीर के देह भित्ति बॉडी कैविटी में नाल तंत्र कैनल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन, पानी एवं ऑक्सीजन का संचरण होता है। और इस संघ के जंतु का बाहरी कंकाल एस्केपुला का बना होता है, जो CaCO3 से निर्मित होता है, जिसका उदाहरण जो है स्पंज साइकन, यूप्लेक्टो यूजेस्पिया, छोड़िए इसको, मैंने भी कहीं से कॉपी किया आदि। नोट करने वाली बात यह है जो यू स्पंजिया को बाघ स्पंज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यू स्पंजिया को बाघ स्पंज कहा जाता है। यूप्ले किंटला को वीनस यानी इटली का शहर है वीनस की फूलों की मंजूसा या टोकरी या गुलदस्ता कहा जाता है। यूप्ले किंटला को। उसके बाद है सिलेंट्रेटा संघ। इस संघ को
निडेरिया संघ के नाम से भी जाना जाता है और इस संघ के सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर में देहभित्ति का अभाव होता है, शरीर में देहभित्ति का अभाव होता है और अधिकांश जंतु समुद्री जल में पाया जाता है और शोषण एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर से ही होता है और शरीर के सतह से होता है और शरीर में सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा पाई जाती है जिसे गटर गुहा यानी गैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है और इस संघ के जंतु 2 वर्गों में बांटा गया है। पॉलिप जंतु अपना पूरा जीवन एक ही स्थान पर बिताता है, अतः इसे स्थानबद्ध जंतु भी कहा जाता है। दूसरी बात, मेडूसा घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता है, अतः इसे स्थानांतरित जंतु कहा जाता है, जैसे कि जेलीफिश उदाहरण के रूप में देख सकते हो आप। नोट करने वाली बात यह है जो जेलीफिश को ओलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ के प्रमुख जंतु हाइड्रा, जेलीफिश, परवाल, मूंगा और थाईसेलिया आदि है। दूसरी नोट करने वाली बात यह है जो सभी जीवों में सर्वाधिक पुनरुत्पादन रीजनरेशन की क्षमता जो है, सभी जीवों में सर्वाधिक किसमें होता है भाई? रीजनरेशन की क्षमता तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में अमरत्व इमोर्टिलिटी का गुण पाया जाता है। थाईसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है जिसका आकार उल्टी भाप या जहाज के रूप में होता है। चौथा है प्लेटी हेलमिंथीज या चपटा कृमि संघ। इस संघ के जंतु को फीता कृमि, टेपवर्म भी कहा जाता है और इस संघ के अधिकांश परजीवी होता है। नर और मादा, इसको मैंने जो बोला उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लिखने में टाइम जाएगा बहुत। नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है, अतः इस संघ के जंतु को उभयलिंगी हर्मोफोर्डेली कहा जाता है। इस संघ के जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है, जैसे प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सेनिजेनिटा, फेसियोला आदि। नेक्स्ट है एस्केलमिंथीज या गोलकृमि संघ। इस संघ के जंतु को गोलकृमि राउंड या वार्म या सूत्रकृमि थियर्ड वार्म के नाम से जाना जाता है और इस संघ के जंतु में आहार नाल अस्पष्ट होती है, ये भी बात रखना ध्यान में। श्वसन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र का विकास नहीं होता है किंतु तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है। इस संघ के जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो प्रोटोनेफ्रेडिया के द्वारा होता है और इस संघ का जंतु एक लिंगी होता है। और कौन कौन है भाई? एंट्रोबियस, एस्केरिस, वुचुरेसिया आदि। नोट करने वाली बात यह है जो एस्केरिस को गोलकृमि राउंड वार्म तथा एंट्रोबियस को सूत्रकृमि थियर्ड वार्म भी कहा जाता है। उच्च रेशिया के कारण हम लोगों में फैलेरिया या हाथीपांव या सिलिपत रोग हो जाता है, यानी मनुष्यों में। अब छठा है एनिलिडा संघ। उसे लिखें क्या, ध्यान दीजिएगा। एनिलिडा संघ इस संघ के सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं और इनका शरीर पतला, लंबा एवं खंडयुक्त होता है। प्रचलन की जहां तक बात करें तो प्रचलन काइटिन के द्वारा बना हुआ सीटी के माध्यम से होता है। शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। शरीर में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। विकसित तंत्रिका तंत्र के साथ साथ रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और इस संघ में जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, जैसे केचुआ, जोंक आदि। नोट करने वाली बात यह है जो केचुआ के हृदय में 8 चैम्बर में बटा रहता है। केचुआ को किसानों का मित्र, मिट्टी की उर्वरता को मापने वाला बैरोमीटर और प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को हल्का या भुरभुरा कर देता है जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जोंक नाम सुने होंगे भाई। जोंक या हिमडेनेरिया को रक्त विषाणु सेंगुवेरस कहा जाता है और निरीहा को बालू कृमि, सैंडवार्म या चीड़ कृमि, रेगवार्म या सीपी कृमि, क्लॉवार्म के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऑर्थोपोडा संघ के बारे में। ऑर्थोपोडा संघ यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये ध्यान रखना है। और इसमें उस अकशेरुकी जंतु इन्वर्टेब्रेट को शामिल किया जाता है जिसका पैर संधियुक्त यानी ज्वाइंटेड होता है।
सभी जंतु का शरीर जो है स्पष्ट रूप से तीन भाग हेड, बॉडी एंड टेल में बटा होता है। हेड, बॉडी एंड टेल में बटा रहता है। क्लियर बात? शरीर के बाहर जो है, शरीर के बाहर क्यूटिकल का बना हुआ बाहरी कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। शरीर में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इस संघ के जंतु की खून का रंग जो है हीमोसील के कारण सफेद होता है, जिसका मुख्य घटक जो है कॉपर होता है। श्वसनी जंग के रूप में ट्रेकिया होता है। श्वसनी जंग के रूप में जो है ट्रेकिया होता है। जीभ एक लिंगी एवं निश्चिचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होता है। और इस संघ के जंतु को कई वर्ग में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात कीजिएगा तो तिलचट्टा, तितली, मक्खी, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी आदि। नोट करने वाली बात यह है जो तिलचट्टा का हृदय में 10 कक्ष में बटा रहता है। दीमक और चींटी दोनों जो है कौन सा कीट है भाई? सामाजिक कीट है, सोशल कीट है, इसे बोला जाता है, क्योंकि हर जगह देखते हो आप। चींटी के श्रम विभाजन का काम होता है। चींटी में श्रम विभाजन का काम होता है। दीमक कॉलोनी बनाकर रहता है। और मधुमक्खी जो है चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी छत्ता में एक रानी मधुमक्खी, 8 से 12 ड्रोन मधुमक्खी और 1000 श्रमिक मधुमक्खी रहता है। ये भी ध्यान रख लेना है आपको मधुमक्खी की बात। मधुमक्खी छत्ता में एक रानी मधुमक्खी, 8 से 12 ड्रोन मधुमक्खी और 1000 श्रमिक, कितना हजार? हजारों में श्रमिक मधुमक्खी रहता है। अब बात कर लेते हैं कीट में समानता जो है। कीट में समानता 3 जोड़ा पैर एवं 2 जोड़ा पंख होता है। आर्थ्रोपोडा संघ का ही जंतु पैलीमोन या प्राउन या झींगा है। इसमें 4 जोड़ा पैर पाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। अब मोलस्का संघ के बारे में बात कर लेते हैं। मोलस्का संघ, मोलस्का संघ, ये मोलस्का संघ क्या होता है भाई? मोलस्का संघ इस संघ के जंतु का शरीर मुलायम एवं अखंडित होता है। शरीर बाहर से CH3 का कवच स्कल से सुरक्षित रहता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा, शोषण की प्रक्रिया क्लोम, गिल्स के द्वारा, आहार नाल पूर्णतः विकसित और रक्त का रंग उजला होता है। जैसे घोंघा, सुपिड़िया, यूनियो, पटेला, ऑक्टोपस आदि। सिपिया को केटल फिश यानी ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। यूनियो को ताजे जल में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटस संघ जो है इस संघ का जंतु समुद्री होता है। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन की बात करें तो प्रचलन से पहले एक चीज आप ये जानिए जो प्रचलन का लिकोमेशन एवं भोजन संग्रह के लिए नाल तंत्र, कैनल सिस्टम पाया जाता है। और इस संघ के जंतु में तंत्रिका तंत्र तो विकसित होता है, किंतु मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। और इस संघ के जंतु में भी पुनरुत्पादन की शक्ति होती है, यह भी ध्यान रखना है। और एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो इस संघ में सितारा मछली, स्टार फिश, समुद्री आस्तीन, ब्रिटिल स्टार आदि इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। इस संघ के जंतु को 13 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें कुछ प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। अब कौन कौन वर्ग है भाई? जैसे मत्स्य वर्ग, फिशिस क्लास, मत्स्य वर्ग। इस संघ के सभी जंतु विषमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होता है। और इस संघ के जंतु में शोषण की प्रक्रिया क्लोम, गिल्स के द्वारा होती है, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को श्वसनीय गैस के रूप में उपयोग में लेता है। इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है भाई। 2 भाग कौन सा है? उपास्थीमाइमिन, कॉन्ड्रेथिस क्या है भाई? उपास्थीमाइमिन, कॉन्ड्रेथिस। उपास्थितय मछली में हड्डी नहीं पाया जाता है और इसमें केवल उपास्थि यानी कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे कि कौन कौन है भाई? एस्कोलिडॉन, टॉर्पीडो, सिमोरा मछली, ये सब इनके उदाहरण है भाई। एस्कोलिडॉन और डॉगफिश और इंडियन शार्क। एस्कोलिडॉन को डॉगफिश और इंडियन शार्क कहा जाता है, जो मांसाहारी होती है। टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है। सिमोरा को एलिफेंट फिश कहा जाता है। अस्थिमेमिन ऑस्ट्रिचिस
अब इसकी अस्टिमाय मीन की बात कर लेते हैं तो अस्टिमाय मछली में हड्डी पाई जाती है। मछली में जल में तैरने के लिए पतवारनुमा फिन संरचना पाई जाती है। साथ ही शरीर के अंदर वायुकोश पाया जाता है जो शरीर को हल्का बनाया जाता है। ठीक है, शरीर को हल्का बनाया जाता है। और यह मछली समुद्री जल और ताजा जल दोनों में पाया जाता है। और उदाहरण के तौर पे जो है इस मछली के उदाहरण जो है रेहू हो गया, रेहू लोबिया भी बोलते हैं भाई, रेहू हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, उड़न मछली हो गया। विश्व की सबसे छोटी मछली जो है ड्वार्फ गोभी है जो हिंद महासागर में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। मछली के तेल में विटामिन ए विटामिन डी दोनों पाया जाता है, ये भी आप देख चुके हैं। और कुछ ऐसे जीव जो मछली के नाम से जाना जाता है लेकिन वह वास्तविक रूप से मछली नहीं है, इस पे एक सवाल पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा। और इसका जो ट्रिक है जेसी कराय टुडे स्टार, जेसी कराय टुडे स्टार है ये, जो कि नाम से जाना जाता है, मछली के नाम से जाना जाता है लेकिन वो वास्तविक रूप से मछली नहीं है। जेसी कराय टुडे स्टार। जे से जेलीफिश, जेलीफिश ये क्या है भाई, सिलेंट्रेटा संघ का समूह है ये जेलीफिश। सिल्वर एसआई से सिल्वर फिश ऑर्थोपेडा संघ का समूह है। क्राई फिश, क्राई से क्राई फिश ऑर्थोपेडा संघ है ये। और सीयू से केटल फिश मोलस्का संघ है। डे से डेविल फिश मोलस्का संघ है। स्टार से स्टार फिश ये जो है इकोनोडर्मेटा संघ का समूह है। सेल फिश ऑर्थोपेडा संघ का समूह है। रोजर फिश मोलस्का संघ का समूह है। अब बात करते हैं उभयचर वर्ग की। उभयचर वर्ग जो है जंतु जल एवं स्थल दोनों निवास के लिए अनुकूल है ये उभयचर वर्ग। श्वसन की प्रक्रिया जो है कलोम, त्वचा, फेफड़ा तीनों से होता है भाई। आगे बात करते हैं आरबीसी जो है केंद्रक युक्त हृदय 3 चेंबर में बटा है। इसका आरबीसी केंद्रक युक्त हृदय 3 चेंबर में बटा है। कौन पर भाई, उदाहरण के तौर पर मेढक, टोड और हाइला। नर मेढक में स्वर यंत्र पाया जाता है जिसके कारण वह टटराता है। अब सरीसृप वर्ग के बारे में बात करते हैं रेप्टाइल क्लास के। तो रेप्टाइल क्लास में होता क्या है, इस संघ का सभी जंतु रेंगने वाला होता है और इस संघ के जंतु के हृदय में 3 कक्षा होती है। अधिकांश जंतु स्थलीय किंतु कुछ जंतु जलीय भी होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल सबसे विशाल मांसाहारी जंतु है। इस पे भी ध्यान रख लीजिएगा भाई, क्रोकोडाइल जो है सबसे विशाल मांसाहारी जंतु है। इसका हृदय 4 कक्ष में बटा रहता है। हालांकि चौथ चेंबर अविकसित होता है और इसके त्वचा में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है जिसके कारण इसका त्वचा सूखा होता है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो है सी स्नेक है, ये याद रखिएगा। सी स्नेक है एकमात्र सांप जो घोंसला में रहता है, उसे नागराज किंग कोबरा कहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा सभी को। अजगर को पाइथन कहा जाता है जिसमें विष ग्रंथि नहीं पाया जाता है। सांप का विष लार ग्रंथि में पाया जाता है जो रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पक्षी वर्ग की, एवेस क्लास की। एवेस क्लास इस वर्ग के जंतु में वायु में उड़ने के लिए पंख लगा रहता है, साथ ही हड्डी स्पंजी होती है। और इसके फेफड़ा की जहां तक बात करें, इसके फेफड़ा में वायु कोश एयर सेक पाया जाता है जो वायु में उड़ने में अनुकूल बनाती है। और पक्षी में अगर बात करें तो सबसे छोटी पक्षी जो है वो कौन सा है, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड बोलते हैं उसको, हमिंग बर्ड है। सबसे तेजी से उड़ने वाली पक्षी जो है अबाबिल स्विफ्ट है। स्विफ्ट का कार्ड भी आता है तो इसी पक्षी के नाम पे ही बना था भाई। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी डोडो जो विलुप्त हो चुका है, अब नहीं उड़ने वाला पक्षी चीवी एवं एमू है, याद रखिएगा ये चीज। अब बात करते हैं स्तनधारी वर्ग एवेस क्लास के। इस वर्ग के जंतु में विभिन्न लक्षण पाई जाती है। इसकी त्वचा पर तेल ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि यानी पसीने वाला ग्रंथि होती है। समनियत तापी होती है। हृदय में 4 कक्षक होते हैं। आरबीसी केंद्रक बीन होता है। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ है भाई, कौन कौन है वो? अपवाद के रूप में ऊंट, लेमा और अल्पेसिकस याद रखिएगा, 3 ही है। अपवाद के रूप में होता है ये स्तनधारी वर्ग में। पूरे जीवन काल में दांत 2 बार जन्म लेता है। बाहरी पीना या बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में प्रोटोथीरिया यानी अंडा देने वाली स्तनधारी, जिसमें कि एकिडना, प्लेटिपस ये सब आता है। मेटेथेरिया, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका हूं तो आप वहां से भी देख सकते हैं।
मेटाथेरिया जो है अपरिपक्व बच्चा होने वाली स्तनधारी है। उदाहरण के तौर पे कंगारू को ले सकते हैं। यूथेरिया नीली व्हेल, चमगादड़, छुछुंदर, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत में आता है। यूथेरिया के अंतर्गत ही मनुष्य भी आता है, छुछुंदर भी आता है वही इसी के अंतर्गत। तो ये रही पूरा बायोलॉजी, जिससे कि आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।